नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मैं मराठी में प्रतिपक्ष नाम का यूट्यूब चलाता हूँ। उसमें ही मैं हिंदी वीडियो डालता था और कुछ लोगों के आग्रह के कारण मैंने हिंदी का अलग चैनल बनाया है जिसका नाम है प्रतिवाद। अगर मेरे वीडियोस विश्लेषण आप हिंदी में सुनना चाहते हैं तो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज का मेरा जो विषय है वो महाराष्ट्र के बाहर का है, लेकिन उसका जो रेफरेंस है, संदर्भ है, वो बिल्कुल महाराष्ट्र का है। और इसका कारण महाराष्ट्र में पिछले महीने जो विधानसभा का चुनाव हो गया, उस चुनाव के जो नतीजे आ गए, उस नतीजों के कारण पूरा का पूरा विरोधी खेमा हक्का बक्का हो गया। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र में ऐसे क्यों हुआ। शरद पवार जैसे एक अनुभवी राजनेता भी इतने गड़बड़ा गए हैं कि मरकड़वाड़ी नाम के एक गांव में कुछ लोगों ने एक नाटक किया, कागज के बैलेट पर चुनाव करने का। और उस पर भी शरद पवार वहां पहुंच गए, उद्धव ठाकरे जाएंगे और शायद राहुल गांधी भी अगले हफ्ते मरकड़वाड़ी में पहुंचेंगे। लेकिन ये ड्रामा कब तक चलेगा पता नहीं। हाँ, चुनाव के पहले एक साल से जो मराठा आरक्षण के नाम पर शरद पवार ने एक कठपुतली खड़ी की थी अंतरवली सराटी जालना डिस्ट्रिक्ट में, उसका महत्व अब खत्म हो गया है। क्योंकि ये मीडिया क्रिएशन था, मीडिया ने बनाया हुआ एक बड़ा हवा था, वो खत्म हो गया। उसके बाद आत्मक्लेश के नाम पर एक पुराने समाजवादी बाबा अड़ाव को पुणे में उपोषण के लिए बिठाया गया, उसका कुछ फायदा नहीं निकला। तो ये मरकटवाड़ी का नाटक चल रहा है। असल में शरद पवार जैसे अनुभवी नेता ने बार बार दावा किया है कि उन्होंने जिंदगी में 14 बार चुनाव लड़े और एक बार भी हारे नहीं। अगर ये दावा आप करते हो तो उसमें से बहुत सारे, यानी कम से कम 5-6 चुनाव से ज्यादा चुनाव शरद पवार ईवीएम पर ही जीते हैं। अगर वो नहीं तो उनकी बेटी भी जीत गई है 4 बार ईवीएम पर। उनके पोते हो या और कोई रिलेटिव हो, वो भी चुनाव जीते हैं बहुत सारे पिछले 20-25 साल में, तो ईवीएम पर ही जीते। तो आज अचानक ईवीएम खराब कैसे हो गई? तो इसको समझना जरूरी है। लेकिन अब इतनी उम्र हो गई है कि शरद पवार कुछ समझ नहीं पाते और बच्चों जैसी हरकतें करने लगे हैं। लेकिन अगर वो समझे और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जिस इंडी अलायंस में, इंडी गठबंधन में शरद पवार शामिल है, उसकी अलग अलग पार्टियों को भी समझा दे। क्योंकि ये आखिरी चुनाव नहीं था, ना लोकसभा का चुनाव आखिरी था, ना हरियाणा और महाराष्ट्र झारखंड का विधानसभा चुनाव आखिरी नहीं है। चुनाव लगातार होते रहने वाले हैं। और जब तक मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, वन नेशन वन इलेक्शन, वो पूरा नहीं होता, तब तक हर साल विधानसभा का या और कई चुनाव होते ही रहेंगे। तो वो चुनाव अगर जीतना चाहते हैं तो शरद पवार हो या उनके इंडी अलायंस के साथी हो, उनको उनकी हार क्यों होती है ये समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो या ईवीएम हो, उस पर अपनी हार का ठिकरा फोड़कर ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि इसी ईवीएम पर लोकसभा का चुनाव हो गया और अच्छी संख्या में अगर ये लोग जीत गए तब तो इनको ईवीएम के बारे में कोई तकरार नहीं थी, कोई कंप्लेंट नहीं थी। तो हरियाणा और महाराष्ट्र हारने के बाद इनको ईवीएम पर कंप्लेंट है, इसका मतलब ही धूम दबाकर भागना है। उल्टा अगर ये समझने की कोशिश करें कि हम हारे तो क्यों हारे, लोकसभा में बीजेपी हारी तो क्यों हारी, विधानसभा के हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में अगर बीजेपी जीत गई है तो झारखंड में हारी भी है, कश्मीर में हारी है।
तो ईवीएम अगर गलत होता या उस पर उसमें घोटाला पॉसिबल होता तो बीजेपी कश्मीर भी जीत पाती थी। और कश्मीर तो मोदी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है, वो जीत कर दिखाते, झारखंड जीत कर दिखाते। लेकिन झारखंड पर बात नहीं करेंगे, कश्मीर पर बात नहीं करेंगे, हरियाणा और महाराष्ट्र में ईवीएम का घोटाला हुआ ऐसी बात करेंगे। तो अच्छा है अगर ये समझने की कोशिश करे कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, और जो आगे चलकर दिल्ली 2 महीने में दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, वहां भी महाराष्ट्र का हरियाणा का इतिहास दोहराया जाएगा और वहां ये मामला रुकेगा नहीं। आगे चलकर कुछ महीनों में बिहार का भी विधानसभा चुनाव होने वाला है। अगले साल 2027 में और कुछ चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए भी इंडी अलायंस के जो पार्टियां हैं उनको समझना पड़ेगा कि इनकी हार क्यों हो रही है और बीजेपी की जीत किस जादू से हो रही है। उस जादू का नाम आरएसएस और आरएसएस के जो अलग अलग आयाम हैं, उनके जो अलग अलग संगठन हैं, वो जिस ढंग से मेहनत करते हैं और बहुत पहले से मेहनत करते हैं, उसी कारण से ये चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर हो जाता है। मैं आपका ध्यान एक साइड में आकर्षित करना चाहूंगा कि लोकसभा के चुनाव में बुरी हार बीजेपी की हो गई, तो फिर से बीजेपी को आरएसएस के शरण में जाना पड़ा। आरएसएस के कार्यकर्ता स्वयंसेवक इस ढंग से काम करते हैं कि उनको जो जीत होती है उसका कोई भी हिस्सा वो मांगते नहीं, बस काम करते हैं, निकल जाते हैं। तो हरियाणा में जिस ढंग से लोकसभा में बीजेपी की हार हो गई थी, 10 में से 5 सीटें बीजेपी हार गई थी, तो उसके बाद 2 महीने 2.5 महीने आरएसएस ने वहां से काम किया। एक एक गली मोहल्ले में, एक एक घर में जाकर आरएसएस के स्वयंसेवक, जो हरियाणा के नहीं बाहर के भी हो सकते हैं, दिल्ली के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, वो जाकर 2 महीने हरियाणा में डेरा डालकर बैठ गए थे। एक एक घर में, एक एक मोहल्ले में मतदाता से मिल रहे थे। वही बात फिर महाराष्ट्र में हो गई। मेरे पास जो जानकारी है, तो इसलिए कि बीजेपी को अलग रखते हुए आरएसएस के कार्यकर्ता और उनके अलग अलग संगठन अपनी तरीके से चुनाव के लिए काम करते हैं। आरएसएस ने महाराष्ट्र में, अकेले महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा छोटी मोटी बैठकें की, मीटिंगें की, जो बीजेपी के झंडे तले नहीं हुई, बैनर के नीचे नहीं हुई। आरएसएस अपनी तरीके से काम कर रहा था, जिसमें डायरेक्टली कोई बीजेपी वाला शामिल नहीं था। तो ऐसी अगर 60,000 मीटिंगें होती है, जिसमें 50-100 से लेकर 500-1000 तक लोग एक एक मीटिंग में रहते हैं, तो उनके साथ 2-2, 3-3 घंटे की जो इंटरेक्शन होती है, उससे मतदाताओं का जो वोट है, मत है, वो पूरा का पूरा बदला जा सकता है। अब जब शरद पवार पूछ रहे कि 76 लाख वोट अचानक कहां से 2 घंटे में आ गए, तो अगर 60,000 मीटिंगें होती है, तो उसमें से हर मीटिंग में एवरेज 10 अपने 100 वोट बदले जाते हैं, तो उसकी 60,000 से के साथ गुणाकार करें हम, तो कितना हो जाता है? 60-70 लाख हो जाते हैं। तो ये समझना जरूरी। और ये जो कर रहे थे, जो उसका प्लानिंग कर रहे थे, वो लोग हरियाणा के बाद महाराष्ट्र पहुंचे और महाराष्ट्र का पूरा प्लानिंग किया। 23 नवंबर को मतगणना होकर जो नतीजे आ गए, उसके बाद शपथ विधि का जो ड्रामा चल रहा था, उसमें आरएसएस के वो लोग शामिल नहीं थे, जिन्होंने बीजेपी के लिए हरियाणा जीत कर दे दिया, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके, मशक्कत करके विधानसभा महाराष्ट्र की बीजेपी को जीत कर दी है, महायुति को जीत कर दी है, वो शपथ विधि में शामिल नहीं थे। 23 नवंबर को जीत हासिल होने के बाद आरएसएस के वो स्वयंसेवक महाराष्ट्र छोड़कर दिल्ली निकल गए, बिहार तक निकल गए, क्योंकि उनका टास्क अगला चुनाव जीतना होता है।
जो जीत होती है उसका फल चखना उनका काम नहीं होता। वो इस ढंग से सोचते ही नहीं कि भाई बीजेपी की जीत होने के बाद हमारा क्या फायदा होने वाला, मुझे क्या मिलने वाला। तो आपको समझना जरूरी है कि जो महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा था उसके लिए पहले 2 महीने से आरएसएस के लोग, उनकी अलग अलग जो विद्यार्थी परिषद हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, ऐसे अलग अलग संगठन के जो लोग हैं वो अपने तरीके से काम कर रहे थे बीजेपी को बाजू में छोड़कर। बीजेपी को बाजू, उन्होंने अभियान चलाया था, जागो वोटर जागो, मतदाता जागो, सजग मतदाता, ये अभियान चलाया था। तो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करो। अब जब कोई संगठन या उसके कार्यकर्ता किसी मोहल्ले में, गांव में, बस्ती में जाकर लोगों से चर्चा करते तो एक बात साफ होती है, उनसे जिनके विचार जुलते और मिलते हैं बस वहां जाकर वो ज्यादा काम करेंगे, वहां इंटरेक्शन ज्यादा होगी। तो उनको मानने वाला जो क्लास होता है, मतदाता होता है, वो अगर उत्साहित हो जाए तो वोटिंग बढ़ती है। और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में लोकसभा से 5% ज्यादा वोटिंग हो गया। तो ये तो जादू कर दी। लेकिन वो होने के बाद चुनाव जीता बीजेपी ने, और आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे वो वहां से निकलकर दिल्ली चले गए, बिहार चले गए, यानी तैयारियां अगले विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने अभी से शुरू कर दिए। कुछ महीने बाकी है बिहार या दिल्ली के चुनाव के लिए। तो बीजेपी या आरएसएस के ढंग से काम करती है और उनको जीत क्यों हासिल होती है ये समझना जरूरी है। अगर ये छोड़कर शरद पवार या कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने का जो प्रयास है वो जारी रखेंगे तो अगले हार के लिए वो आमंत्रण भेज रहे हैं, इनविटेशन भेज रहे हैं। दिल्ली में हारने की तैयारी कर रहे हैं। इंडी अलायंस दिल्ली में और बिहार में हारने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा ही मैं बोल सकता हूं। क्योंकि अभी अभी जो बिहार में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ जो कुछ उपचुनाव हो गए उसमें से एक भी वहां की मेन अपोजिशन पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद की पार्टी, और कांग्रेस एक भी सीट जीत नहीं पाई। हाँ, वहां से जो नई पार्टी उभर कर आ रही है बिहार में, प्रशांत किशोर की जनसुराज्य पार्टी, उसने अच्छे वोट पाए हैं। एक सीट पर जनसुराज्य पार्टी अच्छे वोट पाई है, लेकिन बाकी 3 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये इसलिए बोल रहा हूं कि अगर नीतीश और बीजेपी को या एनडीए को बिहार में हराना है तो ये समझना पड़ेगा कि किस ढंग से आरएसएस के लोग बीजेपी को जिताकर निकल जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और मीडिया की नजर में भी ना आए इस ढंग से अगर ये लोग काम करते हैं तो उसकी चर्चा तक नहीं होती। और इसलिए जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो लोगों को लगता है कि चमत्कार हो गया। चमत्कार बिल्कुल नहीं होता दोस्तों, चमत्कार बिल्कुल नहीं होता। जो कुछ होता है वो कड़ी मेहनत का फल होता है, कड़ी मेहनत का फल होता है। महाराष्ट्र में मैंने देखा है 2-2.5 महीने से हरियाणा की जीत होने से पहले महाराष्ट्र में अतुल लिमे नाम के आरएसएस के एक बड़े कार्यकर्ता नेता है, संतोषी नाम के दूसरे एक आरएसएस के नेता है, वो अपने तरीके से काम कर रहे थे और उनके साथ हाथ मिलाकर मोदी सरकार के 2 मंत्री और बीजेपी के 2 बड़े नेता भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव काम कर रहे थे। जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा का शपथ विधि हो गया तो उसमें आपको शायद भूपेंद्र यादव दिखाई दिए होंगे, शायद अश्विनी वैष्णव दिखाई दिए होंगे, लेकिन अतुल लिमे या आरएसएस के संतोष करके जो नेता है वो वहां नहीं थे, वो वहां नहीं थे। तो समझने की बात यह है कि बीजेपी किस ढंग से काम करती है, कितनी माइक्रो मैनेज, सूक्ष्म लेवल पर काम करती है, एक एक वोटर को काउंट करती है, एक एक मतदाता केंद्र पर
कितना वोटिंग हुआ उसका अभ्यास होता है। वोटिंग क्यों कम हुआ, कौन से गली में कम हुआ, कौन से घर से कम हुआ, ये देखा जाता है, ढूंढा जाता है। और जो वोटिंग के लिए बाहर नहीं निकले और हमको ही वोट दे सकते हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, यही तो ढंग होता है। इसीलिए एक एक वोटर से कांटेक्ट करना जरूरी होता है, और वो अगर आरएसएस करेगी तो जादू होगा ही। अब हार गए तो आरएसएस ईवीएम पर ठिकरा नहीं फोड़ता है, बीजेपी ईवीएम पर ठिकरा नहीं फोड़ता। वो आत्म परीक्षण करते, इंट्रोस्पेक्शन करते कि भैया वोटिंग तो कम हुआ, यानी कि हमारी मेहनत कम हो गई। अगर जीतना है तो हमें और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यही तो सबक होता है। और लोकसभा में 303 से घटकर 240 होने के बाद बीजेपी और आरएसएस ने यही सबक सीखा है। और इसलिए 3 महीने बाद जो हरियाणा का चुनाव आ गया, तो उससे पहले ही, उसका टाइम टेबल डिक्लेयर होने से पहले ही आरएसएस ने हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो और झारखंड हो, वहां काम शुरू कर दिया था। हाँ, झारखंड में उसका फायदा नहीं हुआ, कुछ बात है कि वहां उसका फायदा उतना नहीं हुआ, लेकिन अलग अलग जो घटक है संघ के या बीजेपी के, वो अपने अपने तरीके से जब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करते हैं, समन्वय साध कर अगर काम करते हैं, तो वोटिंग बढ़ती है। और बढ़ी हुई वोटिंग अगर आपके ही पाले में आ जाए तो आप चमत्कार करके दिखा सकते हो। और वही चमत्कार हरियाणा में हुआ, और हरियाणा से बढ़कर महाराष्ट्र में हुआ। अब जो महाराष्ट्र में हुआ है वो और बढ़ चढ़कर दिल्ली में होगा, और दिल्ली से भी ज्यादा बिहार में होगा। दिल्ली में पिछले 2 चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीत लिए है, लेकिन इस बार आम आदमी कितनी डरी हुई है, ये अगर आप देखने की और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको फरवरी में होने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजे आज भी समझ में आ सकते हैं। अपने गांव में, अपने मोहल्ले बस्ती में आरएसएस वाले स्वयंसेवक किस ढंग से छोटी छोटी मीटिंगें कर रहे हैं, कैसे एक एक मतदाता को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप अगर आंख खुली रखे और कान भी खुले रखे तो आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो। और अगर ये समझ लिया तो उससे टक्कर कैसी लेनी है, उसका आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो। बिहार का चुनाव 5-6 महीने आगे है, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली अगर बीजेपी जीत जाती है, तो उससे जो और उत्साहित होने वाले कार्यकर्ता है, संघ के स्वयंसेवक है, वो तो बिहार में बहुत बड़ा चमत्कार नहीं, भूकंप भी ला सकते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि बिहार में कौन सा बड़ा चमत्कार होने वाला है, वो आप आज से ही देख सकते हैं। उसकी सुगबुगाहट आपको, अगर आंखें खुली रखे और कान खुले रखे, तो उसकी सुगबुगाहट आप तक पहुंच सकती है। दोस्तों, अभी मैं यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।